हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। यस यस मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों कक्षा 6 है ना, कक्षा 6 की हम लोग एनसीईआरटी मतलब क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग आज से शुरुआत किए हैं। चैप्टर नंबर 1 का एनालिसिस है ना, हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री का है, इतिहास का पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अध्याय 1। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम सभी को एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकों पर ध्यान रखना है, ज़्यादातर एनसीईआरटी, और एक एक बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला है रसीदा का सवाल। तो रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो अब ये प्रश्न पूछे थे कितने 100 साल पहले, तो पहले ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है 100 साल पहले। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अंडरलाइन किया हुआ है 100 साल पहले। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। कैसे पता करें। ठीक है, कल क्या हुआ था, पिछले साल में क्या, और बहुत पहले क्या था। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम जो क्या करते हैं, कल क्या हुआ था इसके लिए हम इसका प्रयोग करके पिछ जो पूर्व की जानकारी, पहले की जानकारी है, पता कर सकते हैं। पिछले साल की जानकारी के लिए, साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय की स्मृति हो। मतलब कि जो पिछले साल की वो बातें वो जानता हो, अगर उससे हम बातचीत करेंगे तो उसके बारे में हम जान पाएंगे। बात आता है कि बहुत पहले क्या हुआ था, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। मतलब जब हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं, सबसे पहले मतलब उस समय क्या हुआ था जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा। आइए उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, किसके अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं। जीवन और पैसे, है ना। अतीत के बारे में बहुत कुछ कहना मतलब कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, हम आखेटकों, आखेटक किसको बोलेंगे ध्यान रखना है, आखेटक मतलब शिकारी। ठीक है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या जानेंगे कि आखेटक थे जो शिकारी थे, वो कैसे शिकार करते थे। पशुपालक कौन कौन से पशुओं को पाला जाता था। कृषक मतलब खेती कैसे होती थी। शासक कैसे थे, क्या-क्या करते थे। व्यापारी क्या लेन-देन करते थे, क्या बेचते थे। पुरोहित का काम क्या था, शिल्पकार क्या-क्या बनाते थे, कलाकार में क्या-क्या थे, संगीतकार में क्या थे, ये सब के बारे में हमको जानना है। ठीक है? कह रहा बचपन और मनोरंजन। यही नहीं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे। मतलब उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे, वो मनोरंजन के लिए जो आज हम लोग खेल खेलते थे, उस समय प्राचीन काल में, अतीत काल में बच्चे कैसे खेल खेलते थे, उसके बारे में जानिए। तो कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन-सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो मानचित्र पृष्ठ, है ना, मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 पर नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, है ना।
मतलब जो नर्मदा नदी था, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है। तो हमको देखना है, देखिए कौन कौन सा नदी कहाँ पे है और कौन सा द्वीप कहाँ है। इस पिक्चर में लिखा है हिमालय है ना। ये देखिए थार का मरुस्थल है। ठीक है। ये अरावली है, ये विंध्य है, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर है ना, सतपुड़ा की पहाड़ी हैं। ठीक है। सारी चीज़ें लिखें, ईस्ट घाट है और ये लक्षद्वीप है ना, और ये आपका सुंदरबन, जो डेल्टा जहाँ सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है। देखिए अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे, आखेट मतलब शिकार करते भी करते थे, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग थे तो जंगलों में रहने वाले जो जंतु थे, जीव थे, उनका शिकार भी करते थे। ठीक है। आइए आगे देखिए। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, इस ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में भी। ठीक है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। खासकर जिनका सोशल साइंस है उनको अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है ना। 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वह लोग गांवों में रहते थे। तो ये बात ध्यान करना है, उन्होंने सबसे पहले किसको पालतू बनाना शुरू किया। तो उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। ठीक है। आइए, गारो तथा विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है। गारो तथा विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ का पता लगाओ। अभी वहाँ बताए थे ना मानचित्र में, है ना। एक कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चावल सबसे पहले जो फसल उपजाया गया, क्या, चावल। ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। सहायक नदी क्या होता है, उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है। आइए इस टॉपिक के बारे में पूरा एनालिसिस नीचे हम लोग पढ़ते हैं। आरंभिक नगर। ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है। आरंभिक नगर में 4700 वर्ष पूर्व, तो ध्यान रखिए कितना, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ें।
बिल्कुल, जितने लोग सभी लोग देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा, जो समझ ना आए फिर पूछिएगा अगले क्लास में, ठीक है? और बाकी हम लोग इसके बारे में पूरा ऑनलाइनर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? जो भी पढ़ रहे हैं सारा हम ऑनलाइनर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ा जाए। गंगा तथा सोन नदी, है ना? गंगा तथा सोन नदी, मगध। तो मगध विशाल राज्य। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ, ठीक है? गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन? सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध, ठीक है? मगध वर्तमान में बिहार, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है? जी, ठीक है, आगे बढ़ें। अगर मान लीजिए जो भी प्रश्न बनेगा तो यहाँ से पूछा जाए मगध विशाल राज्य किसके, तो बना दीजिएगा कहाँ, तो, तो वर्तमान बिहार के नाम से। कहाँ, तो कौन सी नदी? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो किसके नाम से? मगध के नाम से, ठीक है? आगे और इम्पोर्टेंट शब्द मिलेगा आपको। यात्राएं कैसे करते थे, ठीक है? उस समय लोग यात्राएं कैसे करते थे? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी, ठीक है? अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ठीक है? कभी काम की तलाश में, कभी आपदा आ जाती थी, प्राकृतिक आपदा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, ठीक है? कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, ठीक है? इतनी सारी बातें यहाँ से आ रही हैं। देश के नाम, है ना? ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूछे इंडिया, है ना, प्रश्न क्या बन सकता है? इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस, है ना? किससे निकला है? इंडस, ठीक है? तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द किससे? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता, ठीक है? संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, तो ये भी ध्यान रखना है, लगभग 2500 वर्ष में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या नाम दिया? तो ध्यान रखना है ना? सिंधु को हिंदोस और इंदोस, ठीक है? हिंदोस और इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है? ये इंडिया के बारे में है। इतना बात समझ में आ गया? आगे देखिए भारत के बारे में।
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, ये भारत का, ठीक है, भारत नाम का प्रयोग। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अतीत के बारे में, अतीत के बारे में कैसे जाने, ये इंपॉर्टेंट है। तो पांडुलिपि, ठीक है, तो पूछा जाए पांडुलिपियां किस पे लिखी जाती थी, तो पांडुलिपियां भुर्ज नामक जो पेड़ की छाल होती थी इस पे लिखी जाती थी। ठीक है जी। तो पूछा जाए कि प्रायः पांडुलिपियां कहाँ होती थीं, तो मंदिरों और बिहारों में होती थीं, है ना। कहाँ प्राप्त होती थी, तो बिहारों और मंदिरों में। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, मतलब जो अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें इसको मिलेगा, इसके बारे में। ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, ठीक है, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है। ठीक है, आइए आगे देखिए। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अभिलेख, ठीक है, अभिलेख से। तो क्या देखिए, अभिलेख है, अतीत के बारे में पता चलेगा इससे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो देखिए यहाँ बना हुआ है अतीत के बारे में। तो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है। चलिए, अब आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण से कहाँ जो गुफाएं थे, कुरनूल गुफा, ये सब चीज़ें एकदम याद कर लीजिएगा। प्रश्न इससे बनाएंगे हम, फिर उसको भी कराया जाएगा। ठीक है, आइए। पुरातत्वविद, है ना, पुरातत्वविद। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है। तो क्या समझें कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला कौन से, जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, तो उन वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो देख लीजिए सब, है ना, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं इसमें। अवयव औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें ये सिक्का है ना। ये कुछ बर्तन में आएंगे ये सब। चलिए आगे बढ़िए। अतीत, एक या अनेक, तो बहुवचन के रूप में अतीत। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर अध्ययन दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों इस अतीत के अलग अलग मायने, ठीक है, अलग अलग मायने थे अतीत के बारे में।
तो अलग अलग जीवन, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं अथवा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है। तिथियों का मतलब क्या, ठीक है। तो तिथियों का मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म परिवर्तन ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद, ठीक है। अगर कहा जाए 2000 वर्ष तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां क्या होती हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले मतलब जो ईसा मसीह जन्म से इनके पहले, ठीक है, के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। इतिहास और तिथियां, तो अंग्रेजी शब्द जानिए, हिंदी शब्द और पूर्ण रूप इसका अर्थ। तो बीसी, ठीक है, बीसी जिसको बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व, तो इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा पूर्व जो लिखा रहेगा बीसी, ईसा पूर्व। और एडी, एडी ईसवी, एनो डोमिनी, है ना, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से मतलब इनके जन्म वर्ष के बाद से, ठीक है। सी, सी कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा, तो एनो डोमिनी की जगह प्रयोग की जाती है, ठीक है, सी। और बीसीई, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बीसी की जगह प्रयोग की जाती है बिफोर क्राइस्ट की जगह, ठीक है। बीपी, बीपी बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट सारा चीज है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, जो अज्ञात लिपि है उसका अर्थ निकालने के लिए इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। तो मिस्र के उत्तरी तट पर क्या नाम था कस्बा का, रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपियों के 2 प्रकार में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे और एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें, ठीक है। ये आपका था चैप्टर नंबर 1। इतना सारा चीज़ मैटर यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी इससे बनने वाले प्रश्न हम अगले क्लास में लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय सभी को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि।